हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, साउंड कंफर्मेशन, वॉइस कंफर्मेशन। सिर्फ हामिद को आवाज आ रही? चलें बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटे, हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट की हुई थी और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे एडजस्टमेंट्स जो कि हमें ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस जो एडजस्टमेंट्स करनी है कैश बुक में, वो हमने एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर ली हैं। अब एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस हमें बैंक स्टेटमेंट में करना होंगी, रफ बैंक स्टेटमेंट में। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट में हम एंट्री नहीं कर सकते। तो जनाब, अब हम वो डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट्स इन बैंक स्टेटमेंट। जी बेटे, प्रीवियस लेक्चर में जो बातें हमने डिस्कस की वो थोड़ा सा रिकॉल उन्हें कर लेते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर है क्या। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम अपनी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस को मैच करते हैं। क्यों मैच करना होता है? उसकी रीजन ये है कि बेटे, जब हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का आना, रिसीट्स जाना, पेमेंट्स हैं। इन ट्रांजैक्शन को हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफिस में बैठे हुए। हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा अकाउंट है, और बैंकर भी रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि वो हमारे बिहाफ पे हमारी ट्रांजैक्शन को डील कर रहा है। सेम ट्रांजैक्शंस दो मुख्तलिफ बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। हम रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, उस बुक का नाम है कैश बुक या फिर बैंक बुक। हमारे बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन कैश बुक के किस कॉलम में रिकॉर्ड हो रही है? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो रही है। और वही ट्रांजैक्शन हमारा बैंकर जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उसका नाम है बैंक स्टेटमेंट। इन दोनों बुक्स के फॉर्मेट्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इन्हें एक दूसरे का मिरर इमेज बोला जाता है। क्यों? मिरर इमेज बोलने की वजह से होता क्या है, कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होती हैं, जबकि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे पेमेंट्स और क्रेडिट साइड पे रिसीट्स हुआ करती हैं। अगर हम सेम ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो फिर दोनों के क्लोजिंग बैलेंस सेम होने चाहिए, लेकिन सम टाइम दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस सेम नहीं होते। बहुत सारी रीजंस होती हैं। उनमें से मेजर रीजन है ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग का टाइम डिफरेंस, कि एक ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड आज हुई है तो दूसरी बुक में कल रिकॉर्ड होगी। जब तक वो रिकॉर्ड नहीं है तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो एक बुक में रिकॉर्डेड है और दूसरी बुक में रिकॉर्डेड ना होने की वजह से क्लोजिंग बैलेंस दोनों के सेम नहीं आते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक रफ रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट जो है वो हम बनाते हैं और उसमें हम रफ वर्किंग में रफ कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को ओपन करते हैं और जो ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड नहीं होती ऑलरेडी उसे रिकॉर्ड करके देखते हैं कि जब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी तो क्या दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस मैच कर जाएंगे या नहीं मैच कर जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन। अब रिकॉन्सिलेशन में बेटे क्या एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं आपकी कैश बुक में, वो हमने डिस्कस की थी कि और कैश बुक में कौन सी एडजस्टमेंट्स आएंगी, कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। वो ट्रांजैक्शंस जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड थी लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं थी, इसलिए हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करके देखते हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया, क्या किया था। सबसे पहले बैंक चार्जेस आया करते हैं जब हम बैंक से सर्विसेज लेते हैं, तो बैंक हमें उन सर्विसेज के अगेंस्ट में चार्जेस जो है वो हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है। और जब बैंकर हमारे अकाउंट से पैसे निकालता है चार्जेस के अगेंस्ट में, तो वो बैंक स्टेटमेंट में हमारी लिख देता है और हमें बाद में इन्फॉर्म करता है। जब तक बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में बैंक चार्जेस को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी साइट पे?
कौन सी ट्रांजैक्शन कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी या क्रेडिट साइड पे, ये डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन रिसीट्स के अगेंस्ट है या पेमेंट्स के अगेंस्ट में है। अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपकी रिसीट्स हैं और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते वक्त उसे डेबिट करेंगे। और अगर पेमेंट्स रिकॉर्डेड नहीं है तो कैश बुक में पेमेंट्स क्योंकि क्रेडिट साइड पे होती है, इसलिए हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक चार्जेस क्योंकि हमारे अकाउंट के डिडक्शंस हैं, पेमेंट्स हैं, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं होती, बाद में हमें रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जब बाद में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये पेमेंट्स हैं तो कैश बुक में क्रेडिट होती हैं। फिर इसके अलावा सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था जनाब, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमने पहले से बैंक को दी हुई होती हैं कि आप हमारे बिहाफ पे हमारे अकाउंट में से पेमेंट कर दीजिएगा फलां फलां पार्टी को। उसकी पूरी एक लिस्ट बना के हमने बैंक को पहले से ऑथेंटिकेट किया हुआ होता है कि जनाब आप हमारे बिहाफ पे इन पार्टीज को पेमेंट कर दीजिएगा। तो बैंक क्या करता है जनाब, उन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे अकाउंट में से पेमेंट कर देता है, और जब पेमेंट करता है बैंकर उसे रिकॉर्ड कर लेता है हमारी बैंक स्टेटमेंट में। और जब वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब तक हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो उसकी वजह से क्लोजिंग बैलेंसेस का डिफरेंस आता है। तो हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, उन डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारे अकाउंट में से जो पेमेंट्स कर दी हुई हैं, क्योंकि बैंक ने वो पेमेंट्स हमारे कहने पे की हैं, उनको पहले से बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जा चुका है, हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट क्यों बोलते हैं? डायरेक्ट इसलिए क्योंकि बैंक ने खुद ही पेमेंट कर दी हमारे कहने पे, पहले उसने पेमेंट कर दी, और पेमेंट को बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। तो बैंक ने डायरेक्ट डेबिट कर दिया, अब हमें इसे कैश बुक में क्या करना है, क्रेडिट। इसी तरह बैंक को हमने पहले से इन्फॉर्म किया होता है और कुछ पार्टीज को भी इन्फॉर्म किया होता है जिनसे हमने रेगुलर बेसिस पे पैसे लेने होते हैं कि आप हमारे ऑफिस में पैसे जमा करवाने की बजाय आप डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दीजिएगा। तो वो पार्टीज डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा देती हैं, वो हमारी रिसीट्स होती हैं। तो जब रिसीट्स हमारे बैंकर के पास आती हैं, वो हमारी बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे रिसीट्स को रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट साइड पे। तो उसे कहते हैं डायरेक्ट क्रेडिट। अब डायरेक्ट क्रेडिट के केस में हमने इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करना है, हमने बेटे इसे कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। इसलिए कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रेडिट कहा हुआ हो तो वो आपने रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो बैंक चार्जेस, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, कैश बुक में एंट्री करते वक्त हमारे अकाउंटेंट से कोई मिस्टेक हो गई, तो जो जनाब मिस्टेक हो गई है, कैश बुक की मिस्टेक को हम कैश बुक में रेक्टिफाई करेंगे और बैंक स्टेटमेंट की मिस्टेक को हम बैंक स्टेटमेंट में रेक्टिफाई किया करते हैं। अब एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है उस दिन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इसके अलावा आपकी कैश बुक में जो एडजस्टमेंट आ सकती है वो होते हैं डिसऑनर्ड चेक। क्या डिसऑनर्ड चेक्स मैंने आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस किए? कहाँ है आपके सीआर या बाकी स्टूडेंट? बताइएगा बेटे, क्या डिसऑनर्ड चेक की एडजस्टमेंट मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस की है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम हामिद। जी मैम, आपने बात की हुई है इस मामले में। डिसऑनर्ड चेक की बात हुई हुई है? जी आपने पहले की है। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में कैश बुक में करना होती हैं। अब हम चलते हैं कि जनाब ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस हमें बैंक स्टेटमेंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकती हैं, वो आज हम एडजस्टमेंट्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर जनाब हम इनकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। एक होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये क्या चीज है? बेटे ये ऐसे चेक्स हैं जो हमने ऑफिस में बैठ के किसी पार्टी को पेमेंट करनी थी, हमने किसी पार्टी को पेमेंट करनी थी, हमने उसको ऑफिस में बैठ के चेक लिख कर दिया। जब हम किसी को चेक लिख कर देते हैं, हम उसको हैंड ओवर करने से पहले अपनी कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिख लेते हैं कि मिस्टर ए को या मिस्टर बी को हमने इतने पैसों का चेक, चेक नंबर ये
दे दिया है उससे साइन करवाते हैं और फिर उसको चेक हैंड ओवर करते हैं। अब देखिए, हमने ये ट्रांजैक्शन जैसे ही चेक दिया फॉरेन कैश बुक में, इन पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया। ये पेमेंट बैंकर कब रिकॉर्ड करेगा? जब जिसको आपने चेक दिया है वो जब तक चेक लेकर बैंक में नहीं जाता, वो चेक बैंक में लेकर जाएगा, प्रेजेंट करेगा, शो करेगा कि लीजिए फलां पार्टी के अकाउंट में से मुझे पेमेंट कर दीजिए, उन्होंने ये मुझे चेक दिया है। जब तक वो चेक नहीं आपके बैंक के पास जाएगा, बैंकर को कैसे पता चलेगा कि जनाब इन्होंने पेमेंट करने का ऑर्डर कर दिया हुआ है? वो चेक लेकर जब हमारे बैंक में जाएंगे, बैंकर क्या करेगा, उस एविडेंस को लेगा, देखेगा और जनाब फिर उस चेक के अगेंस्ट में पेमेंट करेगा, तो वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में लिखेगा। लेकिन जब तक वो भाई साहब हमारा चेक लेकर हमारे अकाउंट में प्रेजेंट नहीं करते, हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा लेते, तब तक ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसी वो तमाम ट्रांजैक्शंस बेटे जो एक जगह रिकॉर्ड हो और दूसरी जगह रिकॉर्ड ना हो, उन्हीं की वजह से तो डिफरेंसेस आते हैं और उन्हीं ही को तो हमें रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब अनप्रेजेंटेड चेक्स बेटे ऐसे चेक्स हैं जो कि आपने पेमेंट के लिए इशू कर दिए, लेकिन जिसको इशू किए वो अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में उन्होंने वो चेक्स प्रेजेंट नहीं किए, शो नहीं किए, पेमेंट्स नहीं निकलवाई। इसलिए ये ऐसी पेमेंट्स होंगी जो कैश बुक में रिकॉर्डेड हैं, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं होंगी। तो हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में करेंगे क्या? इन पेमेंट्स को बैंक स्टेटमेंट में लिख कर देखेंगे कि जनाब अगर इन्हें लिख लिया जाए, जब ये प्रेजेंट हो जाएंगे और हमारी बैंक स्टेटमेंट में आ जाएंगे, पेमेंट शो हो जाएंगी, तो क्या कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? तो जनाब हम जब लिख कर देखेंगे तो बताइए डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये पेमेंट्स हैं, ये रिसीट्स हैं। तो भाई ये हमारी पेमेंट्स हैं और पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होती हैं? डेबिट साइड पे। तो इसलिए जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होता है, इनका बिहेवियर क्या होता है? हमेशा डेबिट। इनको अगर डिफाइन करें तो कैसे मैं डिफाइन करूंगी? चेक्स इश्यूड या ड्रॉन फॉर व्हाट? Checks issued drawn for payment, but not yet presented to bank. लेकिन अभी तक ये बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट शो नहीं हुई। तो हम पेमेंट्स को बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर लिखकर देखेंगे कि जनाब अगर ये डेबिट साइड पे लिख दिए जाएं तो क्या दोनों के बैलेंसेस मैच हो जाएंगे, क्या रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, क्या रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा दूसरी एडजस्टमेंट जो कि आपको बैंक स्टेटमेंट में करनी पड़ सकती है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट चेक्स होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स भी इन्हें बोलते हैं। देखो जो पहले वाले चेक्स हैं वो पेमेंट्स के अगेंस्ट चेक्स होते हैं जो अभी तक बैंकिंग प्रोसेस से गो थ्रू नहीं हुए, आपने किसी को दिए हुए होते हैं पेमेंट के लिए। ये अनक्लियर्ड या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स या चेक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं कि आपको कहीं से पेमेंट आनी थी, वो इन द फॉर्म ऑफ चेक आपको पेमेंट आई और चेक डायरेक्टली आपके ऑफिस में आया। जब आपको कहीं से पैसे आने थे, आपकी रिसीट्स थी, जिस पार्टी से पैसे लेने थे उन्होंने चेक की फॉर्म में आपको पेमेंट की है, आपके पास जैसे ही चेक आया अपने कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स को लिख लिया, अब वो चेक आपके पास पड़ा हुआ है। वो जब तक चेक आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, जब तक वो चेक नहीं जाएगा आपके बैंक में, तब तक ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो कैश बुक में रिकॉर्डेड होगी, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं होगी। तो हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में इन रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे और रिसीट्स को बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया करते हैं? बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे बेटा रिसीट्स हुआ करती हैं।
ये ऐसी रिसीट्स हैं जो आपको चेक की फॉर्म में मिले पैसे, लेकिन इन रिसीट्स को आप कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर चुके क्योंकि ये डायरेक्टली चेक आपके ऑफिस में आया था, आपने कैश बुक में तो इन्हें रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी तक आपने बैंक स्टेटमेंट में इसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुए। तो जनाब ऐसे चेक्स को हम बोलते हैं अनक्रेडिटेड, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स या अनडिपॉजिटेड चेक्स भी बोलते हैं। चेक्स रिसीव्ड वो पहले वाले पेमेंट के लिए थे, ये चेक आपको रिसीव हुए हैं इन ऑफिस बट not yet deposited into bank. लेकिन अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, इसलिए बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स शो नहीं हुई। हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में इन रिसीट्स को क्रेडिट साइड पे लिखकर देखेंगे और रेक्टिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा जनाब थर्ड एडजस्टमेंट जो आपके बैंक स्टेटमेंट में ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकती है, वो क्या है? बैंक एरर्स हैं। जिस तरह आपके ऑफिस में बैठा हुआ अकाउंटेंट मिस्टेक कर सकता है, तो बेटे बैंक में भी जो बैंकर बैठा हुआ है ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग एरर्स हो जाते हैं, चाहे आप मैनुअल काम कर रहे हो या कंप्यूटराइज वर्किंग कर रहे हो। डाटा एंट्री तो इंसान ने करनी है, इंसान से गलती हो जाती है, तो डेबिट या क्रेडिट साइड पे मिस्टेक्स हो जाएं तो उनको वैसे ही करेक्ट किया जाता है जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू कैश बुक। तो जनाब इन तीन चीजों की एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकती है ड्यूरिंग रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस इन बैंक स्टेटमेंट। तो जनाब अब 2 लेक्चर्स में जितनी बातें मैंने आपसे डिस्कस की, हम पहले उनकी छोटी सी प्रैक्टिस करके अपनी बातों को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर नई नई टेक्निकल बातों की तरफ चलेंगे। आप लोग अपनी बुक्स को ओपन कीजिएगा। पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ जनाब, पहले हम छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं। चलें पेज नंबर 291 पे आइएगा आप लोग अपनी बुक्स में, पेज नंबर 291 पे एंड पे एक एग्जांपल दी हुई और एग्जांपल का टाइटल है बैंक रिकॉन्सिलेशन। आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 291 पे आइए। जब भी बैंक रिकॉन्सिलेशन का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपने क्या करना है? रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए आपने दोनों रफ बुक्स ओपन कर ले। यहाँ हेडिंग दीजिए, हम बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस परफॉर्म करने जा रहे हैं, और बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हमने क्या काम करना है जनाब? हमने कैश बुक भी ओपन करनी है। कैश बुक को इसके अलावा क्या नाम देते हैं? बैंक बुक भी इसी को बोलते हैं। आपने यूं अकाउंट ओपन कर लेना है इसका भी, और स्टार्ट में भूले ना लिख लीजिए कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स हुआ करती हैं, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स हुआ करती हैं, और इसके पैरेलल साथ ही आपने जनाब बैंक स्टेटमेंट को भी टी फॉर्म में ओपन कर लेना है। बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे पेमेंट्स और क्रेडिट साइड पे रिसीट्स होती हैं। ओके जी, अब देखो बेटे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं कैश एट बैंक अकाउंट ऑफ अ बिजनेस shows a debit balance of 4500।
100 का बैलेंस है आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंगली, और उसका बिहेवियर भी उसने साथ ही बता दिया 4500 है। अब डेबिट नहीं भी बताता तो बेटे मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि जब बिहेवियर ना बताया जाए कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का, वो उनके नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं, और नॉर्मल सिचुएशन में कैश बुक का बैलेंस डेबिट और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या हुआ करता है, क्रेडिट। अब जनाब आपने बैलेंस लिखना है डेबिट साइड पे कैश बुक के 4500। ये रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में बिगिनिंग बैलेंस होगा, डेबिट कहा डेबिट साइड पे, क्रेडिट कहा तो क्रेडिट साइड पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, कहता है चेक्स फॉर ₹2000 फ्रॉम कस्टमर that were recently paid into the bank have not yet been processed। ऐसे चेक्स आए आपको कस्टमर की तरफ से, उनकी प्रोसेसिंग नहीं हुई। प्रोसेसिंग कौन सी प्रोसेसिंग, कहाँ की प्रोसेसिंग? जब भी वो चेक की प्रोसेसिंग की बात करेगा तो याद रखिएगा इसका मतलब ये है कि अभी तक वो चेक्स बैंक प्रोसेस में नहीं गए, बैंक में नहीं गए, या तो वो कहीं से आए हुए चेक हैं या वो चेक हैं जो आपने किसी को पेमेंट के लिए इशू किए, बैंक ने अभी तक उनकी प्रोसेसिंग नहीं की क्योंकि बैंक में वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए, शो ही नहीं हुए, इसलिए बैंक ने उनकी प्रोसेसिंग नहीं की। और बैंक ने इसकी प्रोसेसिंग नहीं करने का मतलब है ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं है ऑलरेडी। तो क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी अमाउंट नहीं है तो हमने रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में इसे बैंक स्टेटमेंट में लिख कर देखना है। अब कौन सी साइड पे लिखें उसके लिए बेटे आपने एक बात याद रखनी है कि स्टेटमेंट पढ़ते वक्त बस ये फोकस करो कि ये रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं। वो कहता है ये चेक्स हैं जो आपको कस्टमर से आए हैं, ये हमारी रिसीट्स हैं, और ऐसी रिसीट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इन रिसीट्स को बैंक स्टेटमेंट में लिख कर देखेंगे। अब रिसीट्स बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे आती हैं, क्रेडिट साइड पे आती हैं। और अभी हमने इन चेक्स को एक खास नाम दिया, हमने कहा ऐसे चेक्स जो आपको कस्टमर की तरफ से कहीं से आए हैं लेकिन अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, उन चेक्स को हमने नाम दिया अनक्रेडिटेड चेक्स का। और अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं वो हमेशा रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उनकी एडजस्टमेंट आप बैंक स्टेटमेंट में करोगे। तो 2000 आपने बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे लिख देना है। और ये कौन से चेक्स हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स हैं या अनडिपॉजिटेड चेक्स हैं। उसके बाद पेमेंट्स टोटलिंग 6200 मेड बाय बिजनेस, बिजनेस ने पेमेंट्स की हैं 6200 की सप्लायर्स को एंड अदर्स, एंड हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। अब आपने किसी को चेक के थ्रू पेमेंट्स किए, वो पेमेंट्स अभी तक बैंक में प्रेजेंट, वो चेक्स बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, इसका मतलब है पेमेंट्स हैं बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो हम बैंक में रिकॉर्ड करके देखते हैं। और पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे आती हैं, डेबिट साइड पे आती है। और ऐसी पेमेंट्स जो आपने चेक के थ्रू की हैं लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, उनको हमने नाम क्या दिया, अनप्रेजेंटेड चेक्स का नाम दिया 6200 के। बैंक चार्जेस 700, सिर्फ इतना सा भी लिख दे वो, अगर आपको खुद से ये जहन में रखना है कि बेटे बैंक चार्जेस बैंक ने जब डिडक्ट किए उसने हमारी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया होगा, इसलिए हमने हमेशा इसकी एडजस्टमेंट जो करनी है वो कैश बुक में करनी है। अब ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट है, हम बैंक को सर्विस चार्जेस देते हैं, हमारी पेमेंट्स हैं। तो ऐसी पेमेंट्स हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई तो हम कैश बुक में पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट है 700। A check for ₹300 from a customer X has been dishonored। डिसऑनर्ड चेक की एडजस्टमेंट हम हमेशा कैश बुक में करते हैं। डिसऑनर्ड चेक्स बाउंस चेक्स होते हैं, कैंसल्ड चेक्स होते हैं, जो बैंक में हमने दिए लेकिन बैंक ने कहा इसके एंगेजमेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, चेक के लिखने में कोई प्रॉब्लम था या अकाउंट में पैसे नहीं थे, किसी भी रीजन की वजह से
बैंक क्या करता है, जब वो चेक हम बैंक को दिखाते हैं, बैंक किसी भी रीजन की वजह से उन चेक की के फर्दर प्रोसेसिंग को कैंसिल कर देता है, रोक देता है, इसे कहते हैं चेक को बाउंस कर देना या चेक का डिसऑनर्ड हो जाना है। चेक को कैंसिल करता है या बाउंस करता है या डिसऑनर करता है बैंक, और जब बैंक चेक को डिसऑनर करता है फॉरन बैंक स्टेटमेंट में लिख देता है। इसलिए रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हमेशा डिसऑनर्ड चेक की एडजस्टमेंट जो है वो आपने कैश बुक में करनी होगी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी होगी। क्योंकि इसलिए क्योंकि डिसऑनर्ड चेक्स जो हैं, डिसऑनर का काम करना, बैंक चेक को कैंसिल करना, बाउंस करना, डिसऑनर करना, ये बैंकर्स का काम होता है। उन्होंने चेक को कैंसिल करना, और जब वो कैंसिल करते हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है कि डिसऑनर्ड चेक का वर्ड कहीं पे भी आए, कैंसिल हो गए, डिसऑनर्ड हो गए, बाउंस हो गए, उनकी एडजस्टमेंट हमेशा आपने कैश बुक या बैंक बुक में करनी है। अब कौन सी साइड पे करें? डिसऑनर्ड चेक कैश बुक की डेबिट साइड पे भी आ सकते हैं, क्रेडिट साइड पे भी आ सकते हैं। डेबिट साइड पे कब आएंगे, क्रेडिट साइड पे कब आएंगे? डिसऑनर्ड चेकिंग, इसमें आपने एडजस्टमेंट कैश बुक में क्यों करनी होगी? देखिए, फर्ज कीजिए हमें कहीं से मिस्टर ए से चेक आया 1000 रुपए का, हमारी रिसीट्स थी, कहीं से चेक आया 1000 का, हमने रिसीट साइड पे लिख लिया। अब वो जो 1000 का चेक हमने अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाने की कोशिश की, तो भाई बैंक ने कहा ये चेक फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता है, इस चेक के एंगेज में आपके अकाउंट में 1000 नहीं आ सकते, चेक में कोई प्रॉब्लम है। बैंक ने कैंसिल कर दिया चेक, हम वापस आए। अब वो जो चेक है जिसके एंगेज में हम ऑलरेडी कैश बुक में 1000 डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे लिख चुके थे, अब वो क्योंकि चेक कैंसिल हो गया है तो इसलिए हमें रिसीट्स को भी कैंसिल करना पड़ेगा। रिसीट्स क्योंकि कैश बुक की डेबिट साइड पे आती हैं, इसलिए उसको कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट ट्रीटमेंट करोगे, उसे क्रेडिट करोगे। कहीं से आया हुआ चेक अगर कैंसिल हो जाए, बाउंस हो जाए, डिसऑनर हो जाए, रिसीट्स को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं। और अगर आपने किसी को चेक के थ्रू पेमेंट की थी, आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर चेक के केस में आपको अपनी पेमेंट्स को कैंसिल करना पड़ेगा कैश बुक में। और पेमेंट्स क्योंकि कैश बुक की क्रेडिट साइड पे होती हैं, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो डिसऑनर्ड चेक्स आपकी कैश बुक की डेबिट साइड पे भी आ सकते हैं, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे भी आ सकते हैं। हम कौन सी साइड पे लिखेंगे ये डिपेंड करता है कि ये रिसीट्स वाला चेक कैंसिल करना है या पेमेंट्स वाला चेक कैंसिल करना है। तो अभी हम पढ़ते हैं ये कौन सा चेक है। ये हमें चेक था 300 का फ्रॉम कस्टमर, कहीं से पैसे आए थे, रिसीट्स थी। अब बेटे रिसीट्स जब हमें कस्टमर से पैसे आए होंगे, हमने उसे डेबिट साइड पे कैश बुक पे रिकॉर्ड किया होगा। अब उसे कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, 300 से डिसऑनर्ड चेक को क्रेडिट कर दोगे। बैलेंस इन द अकाउंट अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट। देखो हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंगली बैलेंस कितना था, 4500। बैंक स्टेटमेंट का जो बिगनिंग बैलेंस है उन्होंने एंड में बताया वो 7700 है। क्योंकि 4500 7700 से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमें रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा। अब 4500 के साथ तो उसने खुद ही बता दिया डेबिट, 7700 के साथ कुछ भी नहीं बताया डेबिट है या क्रेडिट है। तो जब कुछ भी ना बताया गया हो, आपने हमेशा नॉर्मल बैलेंस एज्यूम करना है। और नॉर्मल सिचुएशन में जो बैलेंस गिवन होता है कैश बुक का वो डेबिट होता है, और जो बैंक स्टेटमेंट का होता है वो क्या है, क्रेडिट होता है। इसलिए मैंने बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे ब्रॉड डाउन लिख देना है 7700। एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके। अब एडजस्टमेंट्स अगर हमने सही की हैं तो जनाब आपकी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का आफ्टर रिकॉन्सिलेशन बैलेंस जो है वो सेम होना चाहिए। वो हम अभी करके देखते हैं। देखो कैश बुक की डेबिट साइड पे टोटल आ रहा है 4500, क्रेडिट साइड पे 1000 उसमें से माइनस किया तो कैरी डाउन मेरे पास आया 3500। यही मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में भी होना चाहिए, 3500, बट शुड बी ऑन डेबिट साइड। लेट मी चेक कि ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो बेटे 2000 में 7700 ऐड किया, ये आपके पास टोटल 9700। अब जनाब 9700 में से हम 6200 को माइनस करते हैं। 9700 माइनस 6200
200, ये है जनाब 3500 का मेरे पास लीजिए, सेम अमाउंट का कैरेट डाउन और ऑपोजिट साइड पे आ गया। इसका मतलब हमने रिकॉन्सिलेशन बिल्कुल सही कर ली है और हमारी जनाब इन ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी फ्रॉड या थेफ्ट नहीं है। तो जनाब आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स बताई भी होती हैं, आपने जस्ट उनकी एडजस्टमेंट्स करना होती है। एक छोटी सी स्टेटमेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम जनाब अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। आप अपनी बुक पे पेज नंबर 294 पे आओगे, इसके बिल्कुल स्टार्ट पे भी एक एग्जांपल दी हुई है, चलो अब वो सॉल्व करते हैं। आपकी बुक्स में पेज नंबर 294 के स्टार्ट में एग्जाम्पल गिवन है जिसका टाइटल है बैंक रिकॉन्सिलेशन। अब जनाब क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपने रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में कैश बुक और बैंक बुक का फॉर्मेट ओपन कर देना है। अब जनाब हमें कंफर्म है कि कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे पेमेंट्स, क्रेडिट साइड पे रिसीट्स होती हैं, इसलिए अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे। तो जनाब जब हमने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही लीजिए जनाब रेक्टिफिकेशन के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए मैंने दोनों बुक्स ओपन कर दी। ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन पढ़ते चले जाते हैं, डिस्कस करते हैं और साथ साथ उनकी पोस्टिंग उनके अकाउंट्स में करते चले जाएंगे। आपके बुक्स में पेज नंबर 294, अ कंपनी रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बैलेंस आ रहा है 20,000 का, लेकिन उसके साथ क्या लिखा? ओवरड्राफ्ट, एबनॉर्मल बैलेंस, ओवरड्रॉन बैलेंस। नॉर्मल सिचुएशन में बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है उसका बिहेवियर क्रेडिट होता है, और अगर ओवरड्रॉन लिख दिया जाए तो वो बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? डेबिट। मैंने बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे 20,000 का बिगनिंग बैलेंस लिख देना है। ये एक्चुअल में तो क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में बिगनिंग बैलेंस बन जाता है। And the balance recorded in the company's cash book is a credit balance of 12,100. लेकिन कैश बुक में भी है तो एबनॉर्मल ही, अगर उधर एबनॉर्मल ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो कैश बुक का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, लेकिन अमाउंट सेम नहीं है। और वो कितनी है? 12,100 कैश बुक की क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन। आफ्टर दैट अब वो जितने भी डिफरेंसेस हैं उसने क्वेश्चन में बताए हुए हैं, उनको पढ़ना है, सोचना है कि वो रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं, कहाँ रिकॉर्ड नहीं है वहां रिकॉर्ड करेंगे। लॉजमेंट्स डिपॉजिट्स को कहते हैं, नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक इनको क्लियर नहीं किया क्योंकि बैंक में ये चेक्स गए नहीं है। ऐसी लॉजमेंट्स जिनको बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स हैं। ऐसे चेक्स होते हैं जो हमें कहीं से आते हैं और उसके साथ देखो उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेमेंट्स इनटू द अकाउंट, हमारे अकाउंट में ये पेमेंट जानी थी, रिकॉर्ड होनी थी। अनक्लियर्ड चेक्स हैं, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है, और अनक्लियर्ड चेक को हम हमेशा क्या करते हैं? बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट करते हैं 24,300। uncleared lodgements. Checks not yet presented, unpresented checks, payments from the account, ये चीज जहन में रहे, पेमेंट्स इनटू द अकाउंट पहले में लिखा, दूसरे में पेमेंट्स फ्रॉम द अकाउंट, कि हमारे अकाउंट, फ्रॉम द अकाउंट का मतलब हमारे अकाउंट से पैसे जाने हैं। अली हैदर दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम इसकी कैश बुक में हम रिवर्स एंट्री डाल के इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते कि अभी तक वो बैंक स्टेटमेंट में उसकी एंट्री नहीं हुई? देखो अली हैदर बात सही है कि टैली ही करना है ना, टैली करने का दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जहां रिकॉर्ड नहीं है वहां रिकॉर्ड कर दें, दूसरा तरीका ये जहां रिकॉर्ड है वहां से भी निकाल दीजिए मैच, तो तब भी कट जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है? हम कैश बुक में इन्हें क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, हम कैश बुक में से ही निकाल दें, टैली तो तब भी हो जाएगा, लेकिन
कैश बुक में गलती ही नहीं है, कैश बुक में जो रिकॉर्डेड है बिल्कुल सही रिकॉर्ड है। कल को जब ये चेक बैंक में प्रेजेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट में इन लोगों ने आ जाना है, फिर कैश बुक में क्या दोबारा एंट्री करने बैठेंगे? तो बेहतर अप्रोच ये होती है कि बजाय जहां रिकॉर्ड है वहां से भी निकाल दें, फिर नेक्स्ट में काम डबल हो जाता है। बेहतर अप्रोच ये है कि जहां रिकॉर्ड नहीं है वहां रिकॉर्ड करके दे। थैंक यू मैम। यू वेलकम। अच्छा बेटे, अब देखिए आप लोग भी इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी 24,300, उसमें ब्रैकेट में उसने आई दैट इज के बाद लिखा पेमेंट इनटू द अकाउंट। पेमेंट इनटू द अकाउंट का मतलब हमारे अकाउंट में पैसे जाने थे, हमारी रिसीट्स थी। और अनप्रेजेंटेड चेक्स में क्या, पेमेंट्स फ्रॉम द अकाउंट, हमारे अकाउंट में से पैसे निकलने थे, हमने पेमेंट्स करनी थी। ऐसे चेक्स जिनके केस में हमने पेमेंट करना थी वो बैंक में से प्रेजेंट नहीं हो सके, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, हमारी पेमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। हम बैंक स्टेटमेंट में इनको रिकॉर्ड करेंगे। और पेमेंट्स कौन सी साइड पे होती है? डेबिट साइड पे 18,900 अनप्रेजेंटेड चेक्स। उसके बाद बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में अंडरस्टूड बात है रिकॉर्डेड होंगे, बैंक कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। कितनी अमाउंट की हैं बैंक चार्जेस? 1300 के। डिसऑनर्ड चेक, इनकी भी एडजस्टमेंट हम हमेशा कैश बुक में करते हैं, या डेबिट या क्रेडिट। अब देखते हैं ये कौन से वाले हैं। फ्रॉम कस्टमर, डिसऑनर्ड चेक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमें पैसे आते हैं, हमारी रिसीट्स होती हैं, रिसीट्स को कैंसिल करना है। कैश बुक में रिसीट्स कौन सी साइड पे होती हैं? डेबिट साइड पे। उसको कैंसिल करने के लिए जनाब हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लीजिए 1200 मैंने यहां क्रेडिट कर दिया। अब जनाब सम अप करके देखते हैं क्या सीन है, टैली होता है या नहीं होता। तो जनाब 12,100 प्लस 1300 प्लस 1200 14,600। इसी तरह यहां देखते हैं जनाब 38,900 38,900 माइनस 24,300 14,600। ये देखो यहां पे भी आ गया, ये भी कैरी डाउन आ गया, ये देखो मैच कर गया। हाँ जी, नोटिफिकेशन दें कितने स्टूडेंट को बात समझ में आई है? सबको क्लियर हो गया? शाबाश, गुड। चलें जनाब, नाउ लोअर योर हैंड्स, नोटिफिकेशन गायब कीजिए, अपने हैंड्स को लो कीजिए। अच्छा अब देखो बेटे, अब एक और एग्जांपल करते हैं, छोटी छोटी सी एग्जांपल्स आज कर लेते हैं, हमारी ग्रिप आ जाएगी इन पॉइंट्स पे। तो जब ग्रिप आ जाएगी तो फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट पेज की एग्जांपल, पेज नंबर 295। मैं आप लोगों को 2 मिनट्स देती हूँ, जरा ट्राई तो करें। सेम ऐसे 2 अकाउंट्स ओपन करो, मैं 2 मिनट्स में देखो मैक्सिमम कितनी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। चलें 5 मिनट्स आपको देती हूँ, कोशिश कीजिए जरा। बुक में से सोल्यूशन नहीं देखना, देख भी लोगे आप वो प्लस माइनस में स्टेटमेंट की फॉर्म में करता है, आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन बिलीव में बड़ी खुशी होगी अगर आप इसे खुद सॉल्व करोगे और दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस मैच कर जाते हैं, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी बात कोई नहीं होगी। चलें आपको 5 मिनट्स में दे रही हूँ, रिकॉन्साइल करो और देखो दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस सेम आते हैं, और ये कर सकते हो आप लोग। हसन अली क्वेश्चन है, ठहरो। हाँ जी हसन। मैम मैंने ये क्वेश्चन पूछना था, क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन बता दें, थोड़ा सा ना आप रीड कर दें क्योंकि हमारी बुक थोड़ी सी पुरानी है तो इस वजह से। अच्छा बेटे, पेज नंबर 295 पे जो एग्जांपल है उसका टाइटल है अल मुर्तजा।
थैंक्स मैम। वो मिलके उसमें बैंक बुक का बैलेंस दिया हुआ है 272178। यू Okay. वेलकम। फहद मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। मैम वो जरा ना वो जो आपने बताया था कि डिसऑनर्ड चेक बैंक स्टेटमेंट में पहले से रिकॉर्डेड होता है, वो एक दफा जरा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आया। क्यों मैं बता देती हूँ, अभी बताती हूँ। देखो मुझे कहीं से चेक मिला, चेक आया ऑफिस में, मैंने फॉरेन रिसीट साइट पे लिख लिया। अब वो जो चेक को मैंने क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करवाना है ना। तो जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट होने के लिए गया, बैंकर ने चेक को देखा, उसमें कोई प्रॉब्लम था, चेक के लिखने में कोई गलती हो गई, सम टाइम चेक सही हालत में नहीं होता, तो बैंकर को शक पड़ जाता है कि ये कोई फेक चेक ना हो, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो रहा हो, या चेक में कोई इशू नहीं था जहां से पैसे जिनके अकाउंट से निकाल के हमारे अकाउंट में जमा कराने थे उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे। किसी भी रीजन की वजह से बैंक क्या करता है, वो चेक कैंसिल करके आपको वापस कर देता है कि जनाब इसके एंगेज में प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो अब क्योंकि उसके एंगेज में प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए बैंक क्या करता है, उनको रिकॉर्ड ही नहीं करता और हमें कह देता है कि इनको मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, इनकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, ये कैंसिल हो गया चेक। अब हमने क्या करना है, क्योंकि उस चेक के एंगेज में ऑलरेडी हम ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, तो जब वो चेक ही कैंसिल हो गया तो उसके एंगेज में जो ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, हमें उसे कैंसिल करना पड़ता है। तो अगर कहीं से आया हुआ चेक था, हमने रिसीट साइड पे लिखा होगा, तो रिसीट्स को कैंसिल करने के लिए हमें उसे ऑपोजिट क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। ठीक है। और सम टाइम हमारा इशू किया हुआ चेक कैंसिल हो जाए तो पेमेंट्स को कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं। थैंक यू मैम। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम मैंने वो एग्जांपल मिस कर दिया, अगर रिपीट कर देंगे आप थोड़े। मतलब एग्जांपल का टाइटल बता दूं? नो मैम, क्लास नो लेट मैम। ज्वाइन की है? जी मैम। कौन सी एग्जांपल आपकी मिस हो गई? ये जो आपने अभी की हुई है मैम, मैं ले रहा था अभी बीच में काम आ गया। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 295 पे जो गिवन है उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, वो ऑटोमेटिकली वो सारी ट्रांजैक्शंस भी उसमें कंसिडर हो जाएंगी जो प्रीवियस एग्जांपल में थी, तो वो मैं डिस्कस करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीवियस एग्जांपल भी हो जाएगी। ओके मैम, इसे जूम आउट, जी मैम इसको जूम आउट कर देना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ये देखो ये इसी पेज पे है, पूरी स्क्रीन शो हो रही है मैम। वो ऊपर सिर्फ 500। दोनों एग्जांपल का ये लीजिए, 2 एग्जांपल्स हमने बुक से किए हैं, ये दोनों का अब आपको शो हो रहा होगा। जी मैम। ठीक है बेटे, एक मिनट, कोई मसला नहीं, ले लें। थैंक यू मैम। यू वेलकम। चलें बाकी स्टूडेंट नोटिफिकेशन दें, कितने स्टूडेंट ने कोशिश कर ली हुई है, किन का सॉल्व हुआ? सबको हो गया, वेरी गुड, शाबाश। चलें जिनका मिस हो गया था, समी खान का मेरा ख्याल है मिस हो गया, या किनका मिस हुआ था, हम उनके लिए मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ये देखो बेटे, मैंने क्या करना है जनाब, हमने क्वेश्चन के लिए कैश बुक भी ओपन कर ली और लीजिए हमने बैंक स्टेटमेंट का अकाउंट भी ओपन कर लिया। ये हमारी कैश बुक दैट इज आल्सो कॉल्ड बैंक बुक, और ये हमारी बैंक स्टेटमेंट। अब जनाब पढ़ते हैं। अब देखो आपको लेक्चर सुनने का भी मजा आएगा और इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा ओवर दिस टॉपिक जब खुद से सॉल्व किया और दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस मैच किए। अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। जनाब बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैंक बुक के अकॉर्डिंगली बैलेंस उसका बिहेवियर नहीं बताया, तो जनाब नॉर्मल बिहेवियर होगा और नॉर्मल सिचुएशन में बैंक बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट 272178।
ब्रॉट डाउन, ये हमने लिख दिया। और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो भी नॉर्मल है। और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट 227522 227522 लीजिए, ये भी लिख दिया। आफ्टर देन अब ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं। चेक्स आउटस्टैंडिंग ऑन 31st अगस्त वर एज फॉलो। आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं ये नॉर्मली अनप्रेजेंटेड चेक्स, वैसे तो हर ऐसा चेक जिसकी प्रोसेसिंग बैंक ने अभी तक नहीं की उनको आउटस्टैंडिंग चेक्स बोलते हैं। तो भाई अनप्रेजेंटेड चेक्स की भी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, अनक्रेडिटेड की भी बैंक के थ्रू प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, इसीलिए तो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उसे बैंक में लिख कर देखते हैं। अब ये कौन से वाले हो, जब क्लियरली कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो नॉर्मली वो आउटस्टैंडिंग का वर्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स के लिए यूज करता है। और वैसे भी जरा चेक नंबर पे फोकस कीजिएगा, चेक के नंबर एक खास सीक्वेंस से आ रहे हैं, 670, 679, 90, 996 और आगे भी सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि हमारी चेक बुक में से इशू हुए हैं, ये हमने किसी को पेमेंट्स की नहीं है, क्योंकि तमाम जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको सेम चेक नंबर की सीरियल के चेक बुक्स तो नहीं इशू किए जा सकते ना, हमें तो मुख्तलिफ पार्टियों से पेमेंट्स आनी, और हर पार्टी से जो चेक आएगा उसका चेक नंबर का जो सीक्वेंस है वो तो सेम नहीं हो सकता। आपका बैंक में अकाउंट है, मेरा बैंक में अकाउंट है, आपको किसी और सीरियल नंबर की चेक बुक इशू हुई हुई है, मुझे किसी और सीरियल नंबर की इशू हुई हुई है, तो ये हमारी ही चेक बुक से ऐसे चेक्स हैं जो हमने किसी को दिए हैं पेमेंट्स के लिए, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो सके। ऐसी पेमेंट्स जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है हम उसे बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब बजाय अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको सम अप कर लेते हैं। 13353 plus 14152 plus 17108 plus 3535 plus 14430 plus 23629, ये जनाब हमारे पास टोटल बनता है 86207। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, बैंक स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड नहीं है, तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 86207 unpresented. Company made the following payments into the bank. Payments into the bank. इससे sometimes स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पेमेंट्स हैं, शायद पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, बट ये पेमेंट्स इनटू द बैंक का मतलब होता है ये ऐसी पेमेंट है जो किसी ने आपको की और आपने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाने। तो ये बेसिकली अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं, आपकी रिसीट्स होती हैं जो बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं हुई। कंपनी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स इनटू द बैंक इन द लास्ट वीक इन अगस्त, बट दीज हैव had not yet appeared in the bank statement. तो अब ऐसे चेक्स, ऐसे पैसे जो कहीं से आपको आए हैं अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, अनडिपॉजिटेड अनक्लियर्ड चेक्स हैं जिन्हें बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट किया करते हैं, बेटे हम इनका भी टोटल कर लेंगे। ये टोटल किया मेरे पास 227891 अनक्रेडिटेड चेक्स हैं जिनको हमें बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट करना है। 227891। उसके बाद नेक्स्ट, फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। Receipts of 15,000 was erroneously का मतलब है mistakenly recorded on the credit side of the bank book. बैंक बुक को अंडरलाइन करो, बैंक बुक इसको कहते हैं कैश बुक। कैश बुक में गलती हो गई, कैश बुक की गलती कैश बुक में ही रेक्टिफाई होगी। बैंक स्टेटमेंट में अगर एरर होगा, गलती होगी, बैंक स्टेटमेंट में करेक्ट करेंगे। तो कैश बुक की गलती, और गलती क्या हुई, 15,000 की रिसीट्स थी। कैश बुक में रिसीट्स कौन सी साइड पे आती हैं, डेबिट साइड पे आती हैं, तो डेबिट करना था हमसे, गलती से क्रेडिट हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसी तमाम मिस्टेक्स, ऑनवर्ड चैप्टर एक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, उसमें भी ये बात आपको रिकॉल करवाऊंगी, यहाँ पे भी याद रखिएगा कि बेटे एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करते हैं। डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, तो जब भी करेक्शन करोगे डबल अमाउंट से करेक्शन करोगे। उसकी रीजन क्या है, देखो जनाब रिसीट्स थी, डेबिट होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ 15,000 से क्रेडिट क्या करूंगी तो होगा क्या,
जो रॉन्गली अमाउंट पहले से 15,000 से डेबिट हुई है ये तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये ट्रांजैक्शन तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में से निकल जाएगी। तो हमें तो इसको डेबिट स्टैंड करना भी है। डेबिट करना था, गलती से क्रेडिट हो गया, तो अब मैंने इसको डबल अमाउंट से डेबिट करना। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब मैं डबल अमाउंट से डेबिट करूंगी, एक डेबिट दूसरे क्रेडिट के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो दूसरा डेबिट है वो बुक्स में स्टैंड हो जाएगा, क्योंकि रिसीट्स थी, डेबिट तो होनी चाहिए थी ना, तो दूसरा डेबिट उसको रिसीट्स के तौर पे स्टैंड करेगा। इसलिए हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब कोई अमाउंट डेबिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट हो गई, डबल अमाउंट से डेबिट करो। क्रेडिट होनी चाहिए थी, डेबिट होगी, तब भी डबल अमाउंट से क्रेडिट करो। तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन होती है। मैं इसको सही करके लिख लूं जनाब, ये रिसीट्स थी, गलती से क्रेडिट हो गई, इसलिए अब मैंने डबल अमाउंट से उसको डेबिट करना है। 30,000 wrongly credit. A payment of 1 to 480 पेमेंट्स बैंक बुक की कौन सी साइड पे आती हैं, क्रेडिट साइड पे आती हैं। इसमें भी वही गलती हो गई। पेमेंट थी 12,480 की, वॉज इरोनियसली रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक बुक। आपने गलती से बैंक बुक की डेबिट साइड पे लिख दिया, जबकि इसको क्रेडिट होना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी, इसको डबल अमाउंट से क्रेडिट करूंगी, और डबल अमाउंट 1 to 480 की डबल अमाउंट 24,960। wrongly डेबिट, पेमेंट सी क्रेडिट होना चाहिए थी, आपने गलती से डेबिट कर लिया। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 4,800। ये भी एरर्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आपने क्रेडिट ज्यादा लिख दिया 4,800 से, बाय 4,800। 4,800 से आपने क्रेडिट को ज्यादा लिख दिया। क्रेडिट ज्यादा हो जाए उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करते हैं, डेबिट ज्यादा हो जाए उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, अब 4,800 से डेबिट, ओवरकास्ट। बैंक स्टेटमेंट शोड एन अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे कहीं से पैसे कलेक्ट कर लिए, हमारी रिसीट्स थी, यहीं से क्लियर। हाफिज मोहम्मद उमर वलीद, हाफिज मोहम्मद उमर वलीद बेटा दोबारा से अपनी नोटिफिकेशन को होल्ड करो। मैम ये जो 4,800 की डबल अमाउंट से हम डेबिट नहीं करेंगे उसको? नहीं, डबल अमाउंट से हमेशा उन एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं जो डेबिट की बजाय क्रेडिट हो गए या क्रेडिट की बजाय डेबिट हो गए। लेकिन ओवरकास्ट का मतलब है आपने 10,000 से डेबिट करना था, आपने 10,000 14,800 से डेबिट कर दिया, 4,800 से ज्यादा डेबिट कर दिया। तो जितनी अमाउंट को रॉन्गली ट्रीट किया हुआ है सिर्फ उसको करेक्ट करना है। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम। अच्छा, उसके बाद वो कहता है बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहा है कि एक अमाउंट है जो कि बैंक ने कलेक्ट की है। तो हमारी रिसीट्स हैं, अगर बैंक ने कलेक्ट की हैं तो अंडरस्टूड बात है कि ये रिसीट्स बैंक ने रिकॉर्ड कर ली होंगी, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, अब हमें करनी है। लेकिन फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं, यही कह रहा होगा। बैंक स्टेटमेंट शोड एन अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट शोन इन द कैश बुक is the amount of 87188। तो भाई कलेक्टेड बाय द बैंक को अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, हमारी रिसीट्स हैं। अगर बैंक ने कलेक्ट किए हैं तो रिसीट्स बैंक स्टेटमेंट में आ चुकी हैं। इन रिसीट्स को आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो मैं सॉरी, रिसीट्स है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है 87188 कलेक्टेड बाय बैंक। अब जनाब देखते हैं कि सही अटेम्प्ट हुआ या नहीं। इसकी डेबिट साइड पे जनाब 272,178 प्लस 30,000 प्लस 4,800 प्लस 87188। डेबिट साइड का टोटल है 394,166 माइनस
24960। ये है जनाब हमारे पास 369206। और इधर का भी टोटल करते हैं जनाब, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले करते हैं। 227522 प्लस 227891 455413 455413 माइनस 86207। लीजिए इसका भी सेम आ गया 369206 कैरी डाउन। चलो अब मेरा ख्याल है काफी कॉन्फिडेंट हो गए होंगे आप लोग। अब आप लोगों ने करना यही 3 क्वेश्चंस जो है ना वो खुद से ट्राई करने हैं। फिलहाल ऑनवर्ड क्वेश्चन टेक्निकल हैं, टफ हैं, वो आप लोग नहीं बल्कि ठहरो प्रैक्टिस क्वेश्चन में से आपको बताते हैं। रुको जनाब, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और 2 करना है। क्लास बेटे हमें दोबारा से नोटिफिकेशन दो। हाँ जी बेटे, आप लोगों की जी ये एक बार जरा दोबारा क्लियर कीजिएगा। ये डी वाला ये हमारा अनक्लियर चेक कैसे है? ये पेमेंट इनटू द बैंक कौन से वाला? ये डी वो कहते हैं पेमेंट्स इनटू द बैंक। पेमेंट्स इनटू द बैंक, हमारे अकाउंट में पेमेंट्स जानी थी, हमारे अकाउंट्स में पैसे आने थे। रिसीट्स हैं, ऐसी रिसीट्स हैं जो बैंक में अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। और बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स हमेशा क्रेडिट साइड पे आती हैं। और ऐसी रिसीट्स जो बैंक में अभी तक नहीं गई उनको हम अनक्रेडिटेड चेक्स कहते हैं। अगर मैम ये बैंक की जगह अकाउंट यूज करता, बात एक ही है, बैंक अकाउंट। तो फिर वो जब पेमेंट के साथ इनटू का वर्ड आ गया तो ऐसे पैसे हैं जो किसी ने पे तो किए और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने, हाँ वो हमारी रिसीट्स है। पेमेंट इनटू, ठीक हो गया। ठीक है। अब बाकी जनाब सीआरबी और देखो बाकी स्टूडेंट ने स्किप करना शुरू कर दिया। आज की आपकी असाइनमेंट ये है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है जनाब, चलो ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।